Hello friends, today we are going to discuss class 7th economics important chapter from barter to money। इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 की इकोनॉमिक्स पूरी एक्सप्लेन कर दी थी। अब ये जो चैप्टर है ये यूपीएससी, एसएससी और रेलवे और किसी भी स्टेट एग्जाम में जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंट कुछ एग्जाम्स में इससे बहुत पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। इसी वीडियो में हम एक एसएससी सीजीएल 2022 का भी एक पीवाईक्यू देखेंगे। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। जैसे कि पहला टर्म है बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम है क्या? पहले इसको एक छोटी डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द वे ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी, यानी कि वो सिस्टम जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये बार्टर सिस्टम आपको एंशियंट इंडिया के कुछ जगह पर दिखाई देगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में था ये। इसके बाद में भी कई डायनेस्टीज में आया था, मिडाइवल इंडिया में भी ये पॉपुलर रहा था। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसमें अगला टर्म है ट्रांजेक्शन, अ पीस ऑफ बिजनेस दैट इज डन बिटवीन पीपल स्पेशली एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। इसका तो आप अपनी रोज डेली लाइफ में देखते ही होंगे, जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह भी होता है आजकल। इससे अगला टर्म है कमोडिटीज। द कमोडिटीज आर द प्रोडक्ट और गुड्स दैट कैन बी ट्रेडेड बॉट एंड सोल्ड, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिनको ट्रेड करा जा सकता है, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। कोई भी मटेरियल कमोडिटीज के अंदर आ सकता है जो हम अपनी डेली लाइफ में खरीदते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये बार्टर सिस्टम की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो आइए इसको भी समझते हैं। It is a situation in which both parties have to agree to sell and buy each other's commodity। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको दो ऐसी पार्टी मिलेंगी जो एक दूसरे का प्रोडक्ट खरीदने के लिए एग्री करेंगी। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ए है जिसके पास राइस है लेकिन उसको नीड है व्हीट की, और एक पर्सन बी है उसके पास व्हीट है मगर उसको पल्सेस की नीड है। और यहाँ पर एक पर्सन सी है जो कि अचानक से इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच आता है और बोलता है मेरे पास पल्सेस हैं लेकिन मेरे को व्हीट चाहिए। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बी के पास बीट है लेकिन उसको पल्सेस चाहिए, और सी के पास पल्सेस हैं उसको बीट चाहिए। यानी कि जो बी के पास है वो सी को चाहिए और जो सी के पास है वो बी को चाहिए। तो इन दोनों का आपस में ट्रांजैक्शन हो जाएगा मगर ए का रह जाएगा, और यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यानी कि जहाँ पर दो पार्टी जैसे कि बी और सी यहाँ पर थे और इन दोनों के बीच में आपस में कमोडिटीज का ट्रांजैक्शन हो गया, और यही डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है। अब बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तो अभी समझा दिया। इससे अगला टॉपिक की इसमें लिमिटेशन है लेक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी कि यहाँ पर एक कॉमन स्टैंडर्ड की हमेशा एब्सेंस देखने के लिए मिलेगी। इसको समझते हैं। इट इज़ हार्ड टू डिसाइड हाउ मच एन ऑक्स इज वर्थ कंपेयर टू सूज मेडिसिन एज देयर इज नो एग्रीड वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पर ऑक्स की जगह ना काउ बफेलो किसी के पास है। अब ऐसे में तो उसको पता नहीं है कि बफेलो का प्राइस कितना है नॉर्मली, जब तक वो इसका ऑप्शन नहीं लगेगा, यानी कि उसकी नीलामी नहीं होगी। मान लीजिए फिर भी उसका प्राइस 20,000 है काऊ का। अब ऐसे में सूजेज और मेडिसिन से बहुत जो है लो कॉस्ट की पड़ जाएंगी। तो ऐसे में अब वो काऊ के जरिए को के थ्रू सूजेज और मेडिसिन का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि सूजेज और मेडिसिन की तो बहुत छोटी वैल्यू रहेगी कॉस्ट में, लेकिन ऑक्स की बहुत ज़्यादा है। तब कॉस्ट ऑक्स को हम काट तो सकते नहीं है उनका ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं मिलता है कभी भी। तो ये एक लिमिटेशन है। इससे अगली लिमिटेशन है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। ये भी अप्रॉक्स इसी की तरह थी, जैसे कि लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू था। इसको समझते हैं। अब आप एक काऊ को डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट्स में स्मॉलर ट्रेड के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक स्वेटर और टर्बन खरीदनी है, टर्बन यानी कि पगड़ी। अब स्वेटर और टर्बन तो बहुत आपको लो कॉस्ट की पड़ जाएंगी, तो अगेन फिर काऊ का ट्रांजेक्शन इन दोनों के बदले नहीं करा जा सकता। तो ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम बनी रहती है हमेशा। इससे अगली जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये है पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, यानी कि इधर से उधर आना जाना, यानी कि आवागमन की प्रॉब्लम। अभी इसको एक डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्सन वांट्स टू बाय लैंड यूजिंग हिज एक्सेड अमाउंट ऑफ पैडी क्रॉप। पैडी मतलब धान। एंड ही वुड नीड टू ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ हैवी सैक्स ऑफ का कार्ट एंड ऑल्सो नीड सम लेबर्स। अब वो जो है इसके उसने बहुत सारे बोरे बना लिए हैं, सैक्स मतलब बोरे बना लिए हैं पैडी क्रॉप के। अब वो इसका ट्रांसपोर्ट करना चाहता है, उसे ले जाना चाहता है जहाँ पे उसको लैंड खरीदना है। अब ऐसे में उसे बहुत सारे एक तो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस टाइम पे मनी तो होती नहीं थी, तो लेबर को भी उसे देना पड़ेगा पैडी ट्रांजेक्शन के लिए। तो अब उसने पैडी अपने जितना भी प्रोड्यूस करा था वो लैंड के लिए ही करा था। तो ऐसे में पोर्टेबिलिटी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर वो उसे वहाँ ले भी गया लेबर्स के जरिए थोड़ा दे भी दिया, तो ऐसे में अब उसको पहले तो घोड़ा गाड़ी वगैरह की कार्ड वगैरह का वो नीड पड़ेगी। तो पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। अगली प्रॉब्लम आती है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, यानी कि यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। किसी अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इमेजिन इफ समवन हैज सरप्लस एक्स इट मेड हिम डिफिकल्ट टू स्टोर देम बिकॉज ऑफ एक्स क्वालिटी।
यानी कि मान लीजिए अभी बाज़ार मार्केट में जो है किसी को एक्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक इमेजिनेशन के तौर पे हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब अगर एक्स बाज़ार में कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर धीरे-धीरे उनकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होती रहेगी। यानी कि यहाँ पर पेरिशेबिलिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, यानी कि उनका लगभग एंड होने के उनका डिटेरियोरेशन होता रहता है। इसलिए डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो लिमिटेशन है, ये थोड़ी कन्फ्यूज़िंग भी लगेगी आपको स्टार्टिंग में, इसको समझ लेते हैं। ये है डिफ़िकल्टी इन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। अब ये क्या है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इकोनॉमीज़ दिस इज़ ऑल्सो नोन एज़ द डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। यानी कि वो पेमेंट जो थोड़ा लेट की जाती हैं। जैसे कि मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि आप समझिए, पे नाउ एंड नहीं सॉरी, बाय नाउ एंड पे लेटर। इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज़ को अभी खरीद सकते हैं, लेकिन उसका पेमेंट आप बाद में करना चाहते हैं। मानिए कि मान लीजिए आपने किसी से कहा कि मेरे को आपके एक्स की ज़रूरत है अभी, और उस पर्सन ने आपको एक्स इस चीज़ की शर्त पे दे दिए हैं कि मैं आपको एक्स तो दे दूँगा, लेकिन मेरे को इस ये जब मैं आपसे आगे जाके कुछ टाइम बाद लूँगा, तो मेरे को बिल्कुल सेम क्वांटिटी चाहिए, सेम क्वालिटी चाहिए। अब ये आगे जाके थोड़ा ऐसे में प्रॉब्लम बनती है कि उनकी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड्स रहती है, यानी कि वो लगभग, अब ये तो है नहीं कि अब जैसे आप उसने मान लीजिए आपसे 1 साल बाद कहा कि अब आप मेरे एक्स लौटा दो, तो अब ये तो श्योरिटी नहीं है ना कि आपके पास जो एक्स रखे हैं उनकी क्वालिटी अभी भी वही है, या आपके पास एक्स अब हैं भी या नहीं। जैसे कि दूसरा पॉइंट भी है डिस्प्यूट ओवर क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी का डिस्प्यूट बना रहता है। वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो सकता है। अब उस टाइम पे जो आपने एग्स खरीदे थे उससे बार्टर सिस्टम के थ्रू, अब ज़रूरी ये नहीं है कि उसकी कॉस्ट एंड में भी वही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी इन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको अगर आपको एक बार समझ ना आया हो तो दोबारा ज़रूर समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर सीजीएल 2022 का पीवाई को देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार्टर सिस्टम के डिमेरिट्स क्या हैं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि डिमेरिट्स तो इसकी ये भी थे, डिवीज़न ऑफ गुड्स, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। ये तीनों ही लग एप्रॉक्स आपको डिमेरिट लगेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर या तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, या फिर यहाँ पे लिखा होना चाहिए था लेक ऑफ डिवीज़न ऑफ गुड्स, यानी कि ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। अब दूसरा है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यहाँ पर भी लेक लिखा हुआ होना चाहिए था। ये डिमेरिट पूछा जा रहा है ना, तो वहाँ पे लेक होना चाहिए था लिखा हुआ। अब तीसरे में ये पूरा श्योर है कि प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, यानी कि ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती ही है। इसलिए तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा। अब यहाँ ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है डिलिजेंट लर्नर्स अब, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है डिलिजेंट लर्नर्स। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो रिसेंट कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। वैसे तो बार्टर सिस्टम लग एप्रॉक्स अब सब जगह एंड ही हो गया है, लेकिन आज भी एक ऐसा हमारे यहाँ पे देश में फेयर लगता है जिसका नाम है जोनबिल या जुनबिल मेला। ये असम स्टेट के मारीगाँव डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है, और ये 3 दिन का एक सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल होता है जिसमें बार्टर सिस्टम आज भी यूज़ होता है। इसमें एक सिस्टम यूज़ होता है क्विड प्रो क्वो, यानी कि लैटिन टर्म है एक। इसका मतलब होता है कि समथिंग ट्रेडेड फॉर समथिंग, यानी कि आपने किसी चीज़ का किसी मटेरियल को खरीदने के लिए ट्रेड किया। इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, बस ये समझ लीजिए कि इसमें जो मेले में है द सिस्टम ऑफ क्विड प्रो क्वो यूज़ होता है, और ये एक लैटिन टर्म है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बार्टर सिस्टम से हम मनी के थ्रू कैसे पहुँचे। अब स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम से हम सीधा मनी के थ्रू नहीं पहुँचे थे, यानी कि पेपर करेंसी स्टार्टिंग में सीधा नहीं आई थी। सबसे पहले हम लोगों ने सीशेल्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि आप सुनते भी होंगे कोड़ी बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग, मुहावरा भी होता है, तुम तो कोड़ी 2 कोड़ी के इंसान हो। वो एग्ज़ैक्टली वही कोड़ी, यानी कि सीशेल्स का थ्रू हम इस्तेमाल करते थे। धीरे-धीरे कॉइन्स का जनरेशन हुआ, जैसे कि मिडाइवल में मिडाइवल इंडिया में मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का दूसरा किंग हुआ था, जिसको हम उलूग खां या जूना खां भी बोलते थे। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, मैं बाद में लेके आऊँगा कभी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट। तो उसने पेपर करेंसी की उस टाइम पे पेपर करेंसी उसने भी नहीं लगाई थी, लेकिन उसने टोकन करेंसी लगाई थी। काँसे वगैरह के कॉइन उसने इश्यू किए थे, तो ये है। अब उसके बाद धीरे-धीरे मनी का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, और आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट भी आने लगे हैं, यूपीआई वगैरह के डिजिटल पेमेंट। तो अब हम मनी को समझते हैं, मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अब मनी के प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। यानी कि आपने अगर किसी भी, मान लीजिए जैसे हमने वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का एग्जांपल पढ़ा था, तो वहाँ पर पर्सन ये तो रह गया था, उसको जो चाहिए था वो मिला नहीं था उसे। लेकिन अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी खरीद लेता। ये मनी इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है। अब इसका जो अगला प्राइमरी फंक्शन है मनी का, वो कॉमन डिनोमिनेशन है। अब वहाँ पर हमने पढ़ा था, वहाँ पे इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स और कॉमन स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। यानी कि काऊ को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे स्वेटर और टर्बन के लिए। लेकिन यहाँ पर अब जब भी मनी का जैसे-जैसे जनरेशन हुआ, तो अब जो स्वेटर है और टर्बन है उनका एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस रहेगा। तो हम मनी को उनके ज़रिए ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा प्राइमरी फंक्शन है। अब इसके सेकेंडरी फंक्शन आते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब मनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। रखते हैं ना हम लोग, सेविंग्स के थ्रू रखते हैं मनी को स्टोर करके, तो वो ये है। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये वही है डिफिकल्टी इन कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ये एक ही बात है। अब इसके एग्जांपल में आप लोग देखेंगे कि जैसे कि लोन्स, पेंशन्स, सैलरीज़, रेंट। अब अगर हम मान लीजिए अपना रेंट अभी नहीं दे रहे हैं, तो हम अपने कई बार बोल देते हैं ना लैंडलॉर्ड को कि सर हम आपको इसका पेमेंट कुछ टाइम बाद दे सकते हैं क्या? तो वही मैंने आपको कहा था कि बाय नाउ एंड पे लेटर, ये वाली प्रॉब्लम मनी के ज़रिए दूर हो जाती है।
अब यहाँ पर भी कुछ स्टैटिक फैक्ट आते हैं, जैसे कि उस टाइम पर जो आना चला करता था, तो 1 आना जो होता है 1/16 ऑफ अ रूपी होता है। और जो रूपी का ये सिंबल है, ये 2010 में उदय कुमार जी ने डिज़ाइन किया था। और ये जो रूपी है, इसमें 2 ऊपर लाइनें लगी रहती हैं और एक आर रा जैसा सिंबल बना हुआ होता है। एंड ये जो 2 स्ट्रिप लाइनें हैं, ये नेशनल फ्लैग को हमारे रिप्रेज़ेंट करती हैं। और ये जो रा का हमारा रुपए का सिंबल है, ये अमलगमेशन मतलब कि ये मिला के बनाया गया है। देवनागरी से हम लोगों ने आर लिया था और रोमन का आर लिया था। इसको याद रखिएगा, ये शायद एसएससी एमटीएस में भी पहले कभी पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में। बाकी और एग्ज़ाम में, रेलवे में तो बहुत बार आ चुका है ये। अब हम देखेंगे कि पेपर करेंसी का इन्वॉल्वमेंट कैसे मतलब जनरेशन हुआ इसका। पेपर करेंसी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी चाइना के अंदर, और इंडिया में ये 1861 में बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ बॉम्बे के द्वारा स्टार्ट करी गई थी पेपर करेंसी। और ये सेकेंडरी फंक्शन मैंने मनी के आपको समझा ही दिए, जैसे कि यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट ये क्या है? जैसे कि मैंने बताया था, लोन्स, सैलरीज़, पेंशन्स, इंटरेस्ट एंड रेंट्स आर एग्जांपल ऑफ डेफर्ड पेमेंट। द अमाउंट ऑफ प्रीपेड मनी मस्ट बी सेम एज़ इट वाज़ एट द टाइम ऑफ परचेज़। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमने मान लीजिए अपने लैंडलॉर्ड से कहा, सर मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, लेकिन बाद में हम उसको वही पेमेंट पे करेंगे, तो इससे ये प्रॉब्लम दूर होती है। अब यहाँ पर एक अगला सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब मनी को जैसे हम अपने कंट्री में तो यूज़ कर ही सकते हैं, किसी भी चीज़ का सामान वगैरह यूज़ खरीदने के लिए, बाय करने के लिए। लेकिन मनी जो है, इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इससे सामान खरीदा और बेचा जा सकता है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और जाते-जाते आप, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिलीजेंट लर्नर साहब। इससे अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा क्लास 8th की इकोनॉमिक्स, जो कि यूपीएससी, एसएससी और किसी भी रेलवे स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।